गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ही छवि बनती है। जीनियस, विद्रोही और सबसे बढ़कर कॉलेज ड्रॉप आउट। हाँ, ये कॉलेज ड्रॉप आउट वाला टैग तो जैसे उनके साथ चिपक ही गया है। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। हमारे पास कॉलेज ड्रॉप आउट अरबपतियों की प्रेरक कहानियां नाम की किताब के कुछ अंश हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ उन कहानियों को दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों की यात्रा में वो कौन से छिपे हुए पैटर्न थे, वो कौन सी चिंगारी थी जो बचपन में ही लग चुकी थी। और ये सवाल कि कॉलेज छोड़ना उनके लिए अंत था या किसी नई शुरुआत का बस एक जरिया। हाँ, तो चलिए इन जानी पहचानी कहानियों के पीछे की अनकही सच्चाइयों पर एक गहरी नजर डालते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि कॉलेज ड्रॉप आउट वाली कहानी को बहुत ज्यादा मतलब सरल बना दिया गया है। हाँ, उसे बहुत रोमांटिक नहीं बल्कि किसी बहुत बड़ी चीज को पकड़ने की है। और दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों ने औपचारिक शिक्षा को तब छोड़ा जब उन्हें एक ऐसा अवसर दिखा जो शायद उनके प्रोफेसर, उनके साथी। और शायद उस समय की पूरी दुनिया नहीं देख पा रही थी। सही कहा। हमारा काम यही पता लगाना है कि उस अवसर को पहचानने की नजर, वो विजन उनमें आया कहाँ से। तो चलिए शुरुआत इनके बचपन से करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि कॉलेज की घटना तो कहानी का बस एक हिस्सा है। असली नींव टूट पड़े जैसे कोई खजाना मिल गया हो। बिल्कुल। और देखिए, वो सिर्फ वीडियो गेम नहीं खेल रहे थे, वो उस मशीन की सीमाओं को परख रहे थे। हाँ, उन्होंने तो स्कूल के कंप्यूटर को हैक तक कर लिया था। हाँ, ताकि उन्हें ज्यादा कंप्यूटर टाइम मिल सके। फिर उन्होंने मिलकर लेक साइड प्रोग्रामर्स ग्रुप बनाया, जो असल में कुछ जुनूनी बच्चों का एक गुट था जो असली दुनिया की समस्याओं को कोड से सुलझाना चाहता था। उन्होंने वो ट्रैफिक काउंटिंग सिस्टम भी बनाया था। हाँ, बिल्कुल। तो आप देखिए, जुनून, दोस्ती और व्यापार, इन सब का मेल सामाजिक गतिविधि थी, दोस्तों के साथ मिलकर कुछ बनाना। क्या स्टीव जॉब्स का अनुभव भी ऐसा ही था, या वो ज्यादा अकेले काम करने वाले थे? उनका रास्ता तो थोड़ा अलग लगता है। जॉब्स का रास्ता बिल्कुल अलग था। उनके पिता पॉल जॉब्स एक मैकेनिक थे, पर वो एक कलाकार की तरह काम करते थे। कलाकार की तरह मतलब वो स्टीव को सिखाते थे कि किसी मशीन का सिर्फ बाहरी हिस्सा ही नहीं, अंदरूनी हिस्सा भी खूबसूरत और सलीके से बना होना चाहिए। भले ही उसे कोई देखे या ना देखे। बिल्कुल। कबाड़ खानों से सस्ते इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खोजना और उन्हें जोड़कर कुछ नया बनाना, ये जॉब्स की शिक्षा का हिस्सा था। ये करके सीखने का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसने उनके अंदर डिजाइन और कारीगरी के लिए गहरा सम्मान पैदा किया। ये एक दिलचस्प बात है। इससे ये भी पता चलता है कि उनकी रुचि सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं थी, बल्कि टेक्नोलॉजी और कला के संगम में थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये सोच तो बहुत बाद में एप्पल की पहचान बनी। यही वो नींव थी। उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ सर्किट और तार नहीं थे। ने बाद में उन्हें उस कैलीग्राफी क्लास की तरफ खींचा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सही है। वो टेक्नोलॉजी को इंसानी अनुभव के करीब लाना चाहते थे। हाँ, उसे सिर्फ इंजीनियरों की चीज नहीं रहने देना चाहते थे। और फिर आते हैं मार्क जकरबर्ग। उनकी कहानी तो और भी हैरान करने वाली है। सिर्फ 12 साल की उम्र में, हाँ, 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के डेंटिस्ट ऑफिस के लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया था, जुकनेट। ये कि स्कूल का प्रोजेक्ट नहीं था, है ना? ये एक असली समस्या। मतलब एओएल के आने से पहले ही एक 12 साल का लड़का अपने घर में एक प्राइवेट मैसेंजर बना चुका था। ये उनकी सोच के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति लोगों को जोड़ने की थी। उन्होंने देखा कि उनके पिता के रिसेप्शनिस्ट को बार बार उठ के डेंटिस्ट को बुलाना पड़ता है, एक बहुत ही छोटी सी रोजमर्रा की समस्या। हाँ। और उन्होंने सोचा इसे कोड से ठीक किया जा सकता है। जुकनेट फेसबुक का एक बहुत ही शुरुआती छोटा रूप था, टेक्नोलॉजी आसान बनाना। और उनके पिता ने उन्हें C++ फॉर डमीज किताब दी थी। हाँ, किताब तो दी थी, लेकिन उस किताब का इस्तेमाल कैसे करना है, ये प्रेरणा जकरबर्ग के अंदर से आई थी। तो अगर हम इन तीनों कहानियों को एक साथ देखें तो एक पैटर्न साफ उभरता है। इन तीनों को कम उम्र में ही एक खेल का मैदान मिल गया था। हाँ, एक प्लेग्राउंड। गेट्स के लिए स्कूल का कंप्यूटर रूम, जॉब्स के लिए अपने पिता का गराज और जकरबर्ग के लिए उनका घरेलू कंप्यूटर। और ये वो जगहें थीं जहां वे बिना किसी नियम या सिलेबस के अपनी रचनात्मकता और जिज्ञासा को आजाद छोड़ सकते थे। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। क्या? इन तीनों के लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ एक शौक नहीं थी। नहीं, ये जुनून की हद तक थी। ये कुछ ऐसा था जिसके लिए वे रातें जाग सकते थे, नियमों को तोड़ सकते थे और पारंपरिक रास्ते से भटकने का जोखिम उठा सकते थे। कॉलेज छोड़ने का बीज असल में इसी जुनून में छिपा था।
तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये तीनों देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पहुंचते हैं। हाँ, गेट्स और जकरबर्ग हार्वर्ड में और जॉब्स रीड कॉलेज में। और ये सभी बेहतरीन छात्र थे, लेकिन कॉलेज इनके लिए मंजिल नहीं बल्कि एक चौराहा साबित हुआ। गेट्स की ही बात करें, उन्होंने एसएटी में 1600 में से 1590 स्कोर किया था। बिल्कुल। वो चाहते तो एक सफल वकील बन सकते थे, लेकिन उनका शरीर हार्वर्ड की क्लास में होता था और दिमाग कंप्यूटर रूम में पॉल एलन के साथ। और फिर वो निर्णायक मोड़ आया। जनवरी 1975 उन्होंने पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन के कवर पर दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर ऑल्टेयर 8800 देखा। ज्यादातर लोगों के लिए ये बस एक और गैजेट रहा होगा। पर गेट्स और एलन को भविष्य दिख गया। उन्हें एहसास हुआ कि हार्डवेयर तो बन गया है, लेकिन उसे चलाने के लिए सॉफ्टवेयर के आतला कौन डालेगा। और ये समझना जरूरी है कि उस समय ऑल्टेयर 8800 सिर्फ एक डिब्बा था जिसमें बत्तियां जलती बुझती थी। हाँ, उसे इस्तेमाल करना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। तो उनका बेसिक इंटरप्रेटर वो चाबी थी जिसने उस डिब्बे को एक असली कंप्यूटर बनाया। बिल्कुल, वो एक जादुई चाबी थी। और उनकी हिम्मत देखिए, उन्होंने ऑल्टेयर बनाने वाली कंपनी मित्स को फोन किया और दावा किया कि उनके पास एक वर्किंग बेसिक इंटरप्रेटर है। जबकि उन्होंने एक लाइन का कोड भी नहीं लिखा था। एक भी नहीं। ये आत्मविश्वास नहीं, भविष्य को पढ़ने की क्षमता थी। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने ये नहीं किया तो कोई और कर लेगा और वे इतिहास की इस सबसे बड़ी दौड़ से बाहर हो जाएंगे। स्टीव जॉब्स की कहानी तो और भी नाटकीय है। उन्होंने सिर्फ एक सेमेस्टर के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनके माता पिता की गाड़ी कमाई की बर्बादी है। लेकिन उन्होंने कैंपस नहीं छोड़ा। ये थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब लग सकता है, लेकिन ये जॉब्स के चरित्र को दिखाता है। उन्होंने औपचारिक शिक्षा को खारिज कर दिया, लेकिन सीखने की प्रक्रिया को नहीं। अच्छा। वो कैंपस में ही रहे, दोस्तों के कमरों के फर्श पर सोते थे, कोक की बोतलें बेचकर खाने के पैसे जिनमें उनकी रुचि थी। और यहीं उन्होंने कैलीग्राफी की क्लास की। हाँ, और वो कैलीग्राफी वाली कहानी तो बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि इसी से उन्हें एप्पल के खूबसूरत फॉन्ट्स बनाने की प्रेरणा मिली। देखिए, ये सिर्फ फॉन्ट्स की बात नहीं थी। ये इस बात का सबूत था कि जॉब्स टेक्नोलॉजी को इंसानी रचनात्मकता के विस्तार के रूप में देखते थे, सिर्फ एक टूल के रूप में नहीं। वो वहाँ खूबसूरत तरीके से लिखने की कला सीख रहे थे। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि कंप्यूटर की दुनिया में इस कला की कोई जगह होगी। लेकिन जॉब्स ने इन दो अलग-अलग दुनियाओं के बीच एक पुल देखा। बिल्कुल, कला और टेक्नोलॉजी, यही सोच आज भी एप्पल के डीएनए में है। उन्होंने अपनी शिक्षा खुद डिजाइन की, जो किसी भी कॉलेज के सिलेबस से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और हार्वर्ड में मार्क ज़करबर्ग को तो प्रोग्रामिंग का अद्भुत प्रतिभाशाली माना ही जाता था, लेकिन फेसबुक से पहले उन्होंने फेस मैश बनाया, जो बहुत विवादास्पद था। हाँ, काफी। क्या ये सिर्फ एक बचकानी शरारत थी या इसने उनकी आने वाली सफलता का कोई संकेत दिया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। फेस स्मैश नैतिक रूप से गलत था और यूनिवर्सिटी ने उसे बंद भी कर दिया। हाँ, वो तो होना ही था। लेकिन व्यापार और टेक्नोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये एक जबरदस्त प्रयोग था। जकरबर्ग ने कुछ ही घंटों में ये पता लगा लिया कि ऑनलाइन दुनिया में लोगों का ध्यान कैसे खींचा जाता है, सामाजिक तुलना कैसे काम करती है और एक आइडिया कितनी तेजी से वायरल हो सकता है। तो ये फेसबुक का एक अनैतिक लेकिन बहुत सफल प्रोटोटाइप था। आप कह सकती हैं। और उसके बाद जब उन्होंने thefacebook.com लॉन्च किया, तो नतीजा सबके सामने था। सिर्फ 4 दिनों में 650 से ज्यादा छात्र। हाँ, 650 से ज्यादा छात्र इससे जुड़ गए। ये एक वायरल विस्फोट जैसा था। उन्हें साफ दिख गया कि उनके हाथ कुछ बहुत बड़ा लग गया है। कुछ ऐसा जो हार्वर्ड की डिग्री से कहीं ज्यादा कीमती हो सकता है। बिल्कुल। अगर हम इन तीनों को बड़ी तस्वीर में देखें, तो कॉलेज इनके लिए वो जगह बनी जहां इनका जुनून एक व्यापारिक अवसर से टकराया। गेट्स ने सॉफ्टवेयर की जरूरत को देखा जॉब्स ने डिजाइन और टेक्नोलॉजी के संगम को महसूस किया और ज़करबर्ग ने ऑनलाइन सोशल नेटवर्क की ताकत को पहचाना। और उन्हें लगा कि ये मौका ग्रेजुएशन की डिग्री का इंतजार नहीं कर सकता। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है ना, कि क्या पारंपरिक शिक्षा कभी-कभी सबसे बड़े अवसरों की राह में बाधा बन सकती है? उनके लिए तो जवाब हाँ था। बिल्कुल। तो अब वो पल आता है जब सिर्फ सोचना नहीं बल्कि करना था। एक सुरक्षित भविष्य और एक अनिश्चित सपने के बीच चुनाव करना था। और ये कोई छोटा-मोटा फैसला नहीं था। आज हमें पता है कि कंपनियां सफल हुई, पर उस वक्त तो ये एक जुए जैसा लगा होगा, है ना? एक बहुत बड़ा जुआ था। बिल गेट्स और पॉल एलन का हार्वर्ड छोड़कर एल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको जाना, सोचिए। एक रेगिस्तान के बीच में।
हाँ, एक छोटी सी अनजानी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर लिखने जा रहे थे। उनके माता पिता को लगा कि बिल अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन गेट्स को पता था कि पर्सनल कंप्यूटर क्रांति का केंद्र एल्बुकर्क में है, बोस्टन में नहीं। बिल्कुल। और वहीं से माइक्रोसॉफ्ट की अनौपचारिक स्थापना हुई, एक सपने और बहुत सारे जोखिम के साथ। स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक की कहानी तो और भी ज्यादा जमीनी लगती है। उनके पास तो कोई बाहरी फंडिंग भी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने एप्पल कंपनी शुरू करने के लिए अपनी सबसे कीमती चीजें बेच दी। वॉजनियाक ने अपना HP 65 कैलकुलेटर, हाँ, जो उस समय एक इंजीनियर के लिए बहुत बड़ी बात थी। और जॉब्स ने अपनी फॉक्सवैगन वैन बेच दी। दोनों ने मिलकर करीब $1300 की शुरुआती पूंजी जुटाई थी। मुझे हमेशा वॉजनियाक का अपना कीमती HP कैलकुलेटर बेचना बहुत मार्मिक लगता है। क्यों? ये दिखाता है कि वे सिर्फ एक कंपनी नहीं बना रहे थे, वे एक सपने की भूमिका बहुत अहम लगती है। गेट्स के साथ एलन थे और जॉब्स के साथ वॉजनियाक। ये बेहद जरूरी बात है। ये अकेले जीनियस नहीं थे। वॉजनियाक वो इंसान थे जो एप्पल वन जैसा शानदार कंप्यूटर डिजाइन कर सकते थे, लेकिन जॉब्स वो इंसान थे जो दुनिया को ये समझा सकते थे कि उन्हें इसकी जरूरत क्यों है। और गेट्स एक बेहतरीन प्रोग्रामर थे, लेकिन पॉल एलन वो थे जो भविष्य के बड़े विचारों को देखते थे। बिल्कुल। इसी तरह मार्क ज़करबर्ग भी अपना दूसरा साल पूरा होने से पहले ही डस्टिन मॉस्कोविट्ज और अपनी टीम के साथ सिलिकॉन वैली चले गए। उन्होंने हार्वर्ड वापस जाने का इरादा नहीं रखा। नहीं, ये एक सामूहिक छलांग थी। तो ये कहना गलत होगा कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि उन्होंने अपनी असली शिक्षा शुरू करने के लिए क्लासरूम छोड़ दिया। आपने इसे खूबसूरती से बयान किया है। उन्होंने पढ़ाई इसलिए नहीं छोड़ी कि वो मेहनत से बचना चाहती थी, बल्कि इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें एक ऐसा काम मिल गया था जिस पर वो दिन रात बिना थके मेहनत करने को तैयार थीं। ये आलस का नहीं बल्कि हद से ज्यादा जुनून का नतीजा था। बिल्कुल। और ये भी ध्यान देना जरूरी है कि वे एक ऐसे इकोसिस्टम में कूद रहे थे जो उनके जैसे लोगों की मदद के लिए तैयार हो रहा था, खासकर सिलिकॉन वैली में। वे अकेले नहीं थे, उनके साथ एक मजबूत टीम थी। हाँ, और एक बढ़ता हुआ माहौल था। तो इन कहानियों की परतों को खोलने के बाद हमने क्या समझा? एक ऐसा जुनून जो बचपन में ही शुरू हो गया, कॉलेज में एक ऐसा निर्णायक मोड़ जिसने एक बड़ा अवसर दिखाया, और फिर उस अवसर को पकड़ने के लिए और ये सब एक भरोसेमंद साथी के बिना शायद संभव नहीं होता। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार, ये सभी कहानियां टेक्नोलॉजी क्रांति के एक खास दौर की हैं। हाँ, जब पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट नई नई चीजें थी। आज का माहौल बहुत अलग है। टेक्नोलॉजी खुद औपचारिक शिक्षा का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। स्टार्टअप की दुनिया बहुत प्रतिस्पर्धी हो गई है और जानकारी हर किसी के पास है। तो सवाल ये है, क्या कॉलेज बीच में छोड़कर सफलता का यही रास्ता आज भी उतना ही कारगर हो सकता है? या फिर अब खेल पूरी तरह से बदल चुका है? हाँ, शायद। आज हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड जैसी जगहों का नेटवर्क और ब्रांड वैल्यू शायद एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए ज्यादा जरूरी हो गया है। शायद अब ड्रॉप आउट होने का मतलब पूरी तरह से कुछ और है। ये सोचने वाली बात है।